नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम जुड़ चुके हैं अपने हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप जानते हो, हम आपके लिए नए नए विषयों के साथ अपना अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। आज हम इनके बारे में, इनके जीवन चरित्र पर, इनकी कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास आदि पर चर्चा करेंगे। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें दोस्तों। तो आइए अपने अध्याय को शुरू करते हैं और इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी, उत्तराखंड, भारत में हुआ था। यानी इनका जो जन्म हुआ था वह 20 मई 1900 ईस्वी में एक उत्तराखंड राज्य में कौसानी गांव है पहाड़ी में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था और जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था दोस्तों। जन्म देने के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता इस दुनिया से चली गई थी, जिसके बाद उनका लालन पालन उनके दादी के द्वारा किया गया। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम गंगा दत्त था। उस समय कौसनी के चाय बगीचे के मैनेजर थे। यानी इनके जो पिता थे वह एक कंपनी के मैनेजर थे जिसमें चाय बनती थी। उस समय जो है पंत के भाई संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, जो हिंदी में कुमाऊनी में कविता भी लिखा करते थे। यानी इनके जो भाई थे पंत जी के, संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे और हिंदी में कुमाऊनी में कविताएं रचना किया करते थे इनके भाई। तो इनके भाई भी एक कवि थे, यह भी आपको याद रखना है। तो एक बार और इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड, भारत में कौसानी गांव में हुआ था। और इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था और 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। जन्म देने के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करेंगे। तो इनकी माता का नाम, तो प्राकृतिक के सुकुमार कवि पंडित श्री सुमित्रा नंदन पंत जी की माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। इनकी माता का जो नाम था वह सरस्वती देवी था और यह जाति से पंडित थे। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? तो ये पीछे हमने अभी पढ़ा। तो इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था और बाद में उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत कर लिया था दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए, इनकी माता का नाम क्या था? श्रीमती सरस्वती देवी था और इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था और बाद में उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा था दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अगला बिंदु कौन सा है दोस्तों हम जो आपके सामने सामग्री प्रस्तुत करते हैं वह निम्न पुस्तकों के द्वारा खोजबीन करके प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जाती है वह गलत है। तो इस संकोच में आप ना रहें, क्योंकि हम जो आपको जानकारी देते हैं वो एकदम सटीक और सही है दोस्तों। चाहे आप किसी भी पुस्तक का अध्ययन करके देख लेना, तो आपको यह संकोच नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए इनकी शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के वर्नाक्यूलर स्कूल में हुई। इनके बाद में उन्हें वाराणसी चले गए। यानी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह वर्नाक्यूलर स्कूल में हुई और इसके बाद में उन्हें वाराणसी चले गए और वहाँ पर उन्होंने जय नारायण हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। जय नारायण स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उन्होंने इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल
कॉलेज में दाखिला लिया। ये इलाहाबाद में जो म्योर सेंट्रल कॉलेज है उसमें इन्होंने दाखिला लिया और वहाँ पर इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने से पहले ही वे 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए दोस्तों। शामिल इसलिए हुए क्योंकि गांधी जी के विचारों से यह इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने कॉलेज से नाता तोड़ लिया और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया दोस्तों। तो इससे भी पता चलता है कि ये बड़े ही देशभक्त थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में जुट गए। चलिए दोस्तों, इसका एक बार और अध्ययन कर लेते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा वर्नाक्यूलर स्कूल में हुई और इसके बाद ये वाराणसी चले गए और वहाँ पर जयनारायण हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ पर इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने से पहले 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं और अगले बिंदु में हम इनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे कि इनका जो योगदान है वो क्या रहा अपने साहित्य में। तो 1921 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, पर देश के स्वतंत्रता संग्राम की गंभीरता के प्रति उनका ध्यान 1930 के नमक सत्याग्रह के समय से अधिक केंद्रित होने लगा। 1921 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने कॉलेज छोड़ा, फिर देश के स्वतंत्रता संग्राम की गंभीरता के प्रति उनका ध्यान 1930 के नमक सत्याग्रह के समय से अधिक केंद्रित होने लगा। उन्हीं दिनों संयोगवश उन्हें कालाकांकर में ग्राम जीवन के अधिक निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। कालाकांकर में ग्राम जीवन के अधिक निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। उस ग्राम जीवन की पृष्ठभूमि में जो संवेदन उनके हृदय में अंकित होने लगे, उन्हें वाणी देने का प्रयत्न उन्होंने युगवाणी 1938 और ग्राम्य 1940 में किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक बार और देख लेंगे। तो 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की गंभीरता के प्रति इनका ध्यान 1930 ईस्वी में गया और इन्होंने नमक सत्याग्रह के आंदोलन में भी भाग लिया दोस्तों। उन्हीं दिनों संयोगवश इनको एक गांव के निकट जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और उस गांव की जीवन की पृष्ठभूमि में जो संवेदन उनके हृदय में अंकित होने लगे, उन्हें वाणी देने का प्रयत्न उन्होंने युगवाणी रचना, जो कि 1938 में प्रकाशित हुई, और ग्राम्य 1940 में, ठीक है। इसमें इन्होंने उस गांव का वर्णन वाणी के माध्यम से किया। आगे देखते हैं। और यहाँ से उनका काव्य युग का जीवन संघर्ष तथा नई चेतना का दर्पण बन जाता है। स्वर्ण किरण तथा उनके बाद की रचनाओं में उन्होंने किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्य को वाणी ने देकर व्यापक मानवीय संस्कृति तत्व को अभिव्यक्ति दी, जिसमें अन्न, प्राण, मन, आत्मा आदि मानव जीवन के सभी स्वरों की चेतना को संयोजित करने का प्रयत्न किया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से उनका जो काव्य है, काव्य युग है, उसका जीवन संघर्ष तथा नई चेतना का दर्पण बन जाता है। स्वर्ण किरण तथा उनके बाद की रचनाओं में उन्होंने किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्य को वाणी ने देकर व्यापक मानवीय संस्कृति तत्व को अभिव्यक्ति दी, जिसमें अन्न, प्राण, मन, आत्मा आदि मानव जीवन के सभी स्वरों की चेतना को संयोजित करने का जो है इन्होंने प्रयत्न किया है दोस्तों। तो यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे जीवन में, हमको सीखने को बहुत कुछ है इन महान कवियों के जीवन परिचय से, कि इन्होंने इतनी मुसीबत में भी अपना जो लक्ष्य है वो नहीं छोड़ा दोस्तों। तो चलिए और इनके बारे में जानते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की कुछ काव्य कृतियाँ हैं जिनकी चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ। तो पहली है ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि। इनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी, ग्रंथि, कुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण,
स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। तो यह रचनाएं हैं इनकी। उनके अपने जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल हैं। पंत जी अपने विस्तृत वाङ्मय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संग्रहित हैं। यानी इनकी जो सबसे कलात्मक जो कविताएं हैं वह पल्लव में संग्रहित हैं, जो 1928 से 1934 तक लिखी गई। ठीक है। और इन्होंने 32 कविताओं का संग्रह है। यानी ये जो इनका पल्लव है यह है 32 कविताओं का संग्रह है। तो इसके बारे में एक बार और चर्चा कर लेते हैं। जैसे इनकी कुछ काव्य कृति हैं: ग्रंथि, गुंजन, ग्रामय, युगांत है, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि। उनके अपने जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल हैं। पंत जी अपने विस्तृत वाङ्मय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संग्रहित हैं, जो 1928 से 1934 तक लिखी गई 32 कविताओं का संग्रह है। यानी पल्लव जो है 32 कविताओं का संग्रह है और 1928 से 1934 तक इसमें कविताएं लिखी गई दोस्तों। और इसी संग्रह में उनकी प्रसिद्ध कविता परिवर्तन सम्मिलित है। तारापथ उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। उन्होंने ज्योत्सना नामक एक रूपक की रचना भी की थी दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है क्या कि जो संग्रह में इनकी प्रसिद्ध कविता परिवर्तन सम्मिलित है, इसी संग्रह में, पल्लव संग्रह में जो है परिवर्तन भी सम्मिलित है, परिवर्तन जो कविता है। आगे चलिए। तारापथ उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। तारापथ जो कविताएं हैं वह उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। उन्होंने ज्योत्सना नामक एक रूपक की भी रचना की थी दोस्तों। चलिए अब इनके विषय में जानेंगे और इनको क्या क्या पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु देखेंगे, सन 1960 ईस्वी में हिंदी साहित्यकारों ने अज्ञे द्वारा संपादित मान ग्रंथ रूपाम्भरा सॉरी दोस्तों, यह शुरू से देखेंगे। सन 1960 ईस्वी में हिंदी साहित्यकारों ने अज्ञे द्वारा संपादित मान ग्रंथ रूपाम्भरा राष्ट्रपित भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंत जी को दिया था। पंत जी की षष्ठी पूर्ति पर दिया गया था। रूपाम्भरा जैसा मान ग्रंथ अभी तक शायद ही किसी अन्य को प्राप्त हुआ हो। यह जो इनको सम्मान दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो भारत के 1960 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, तो उनके द्वारा ये सम्मान पुरस्कार इनको दिया गया था। और आज तक शायद ऐसा पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया दोस्तों। तो यह भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पंत जी को जो है वो रूपाम्भरा जैसा मान ग्रंथ प्राप्त हुआ था पुरस्कार के रूप में दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं और अगला जो पुरस्कार है इनका उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला बिंदु हमारे सामने आ चुका है। तो दूसरा बिंदु देखेंगे, भारत सरकार द्वारा उनकी साहित्यिक कलात्मक उपलब्धियों हेतु पद्म भूषण सम्मान सन 1961 में प्रदान किया गया। यानी पद्म भूषण जो सम्मान था वह 1961 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी को भारत सरकार द्वारा दिया गया दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। तो कला और बूढ़ा चांद पर सन 1961 में ही साहित्यिक अकादमी का 5,000 रुपये का अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था दोस्तों। किस रचना पर मिला था? तो कला और बूढ़ा चांद पर 1961 में इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था, जिसमें 5,000 की धनराशि इनको प्राप्त हुई थी दोस्तों। 4 बिंदु देखेंगे। लोकायतन महाकाव्य पर नवंबर 1965 में प्रथम सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ।
ये जो 4 नंबर है, तो इसमें जो है जो लोकायतन जो महाकाव्य है उस पर नवंबर 1965 में प्रथम सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों इनको, सुमित्रानंदन पंत जी को। तो एक बार और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 2 में है कि इनको पद्म भूषण सम्मान 1961 ईस्वी में प्रदान किया गया भारत सरकार द्वारा। और नंबर 3 है कला और बूढ़ा चांद पर 1961 में ही साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला, जिसमें 5,000 रुपये की धनराशि इनको प्राप्त हुई। नंबर 4 है लोकायतन महाकाव्य पर नवंबर 1965 में प्रथम सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, यह है सारे पुरस्कार आपको याद रखने हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यह आपको याद रखना है और अपने नोट्स बनाते रहना है और नोट्स में इनका वर्णन दोस्तों करते रहना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। तो अगला जो पुरस्कार है इनका वह है नंबर 5। तो नंबर 5 में देखेंगे 1965 ईस्वी में ही उत्तर प्रदेश सरकार का विशिष्ट साहित्यिक सेवा हेतु 10,000 रुपये का पुरस्कार मिला। यानी 1965 में भी इनको उत्तर प्रदेश सरकार से विशिष्ट साहित्यिक सेवा हेतु 10,000 का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और नंबर 6 है पंत जी को सन 1967 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। तो पंत जी को सन 1967 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानद जो उपाधि होती है उस उपाधि से विभूषित किया गया, उस उपाधि से इनको सम्मानित किया गया सन 1967 में। तो यह भी आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। नंबर 7 है पंत जी को सन 1968 में चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ का 1,00,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 7 क्या कि पंत जी को सन 1968 में चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसमें 1,00,000 रुपये की धनराशि इनको प्राप्त हुई। दोस्तों यह सारे बिंदु आपको याद रखना है। चलिए अब अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अगला बिंदु कौन सा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला बिंदु भी आ चुका है और जिसमें हम आज इनकी कविताओं के बारे में चर्चा करेंगे और इनके कविताओं का जो कालखंड है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इनकी जो रचना है, कविताएं हैं, पहली है वीणा जो 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुई दोस्तों, वीणा 1919 में प्रकाशित हुई। दूसरी है ग्रंथि जिसका प्रकाशन 1920 में हुआ। ठीक है। नंबर 3 है पल्लव जिसकी रचना 1926 में हुई। फिर आती है गुंजन, गुंजन की रचना 1932 में हुई। फिर आती है युगांत जिसकी रचना दोस्तों 1937 ईस्वी में हुई। फिर आता है युगवाणी 1938, फिर ग्राम्या 1940। यह कालखंड भी आपको याद करने हैं और ये रचनाएं भी दोस्तों याद करनी है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। चलिए अगले बिंदु पे। तो अगले बिंदु की जो रचनाएं हैं वह है स्वर्ण किरण जिसकी रचना 1947 में हुई। फिर स्वर्णधूलि 1947, ये दोनों रचनाएं 1947 में प्रकाशित हुई दोस्तों। फिर है उत्तरा जिसकी रचना 1949 में हुई। फिर है युगपथ जिसकी रचना 1949 में हुई। फिर है चिदम्बरा जिसकी रचना दोस्तों 1958 में हुई दोस्तों। फिर कला और बूढ़ा चांद जिसकी रचना 1959 ईस्वी में हुई, यह भी आपको याद रखना है। फिर है लोकायतन जिसकी रचना 1964 में हुई और गीत हंस जिसकी रचना दोस्तों 1969 ईस्वी में हुई। तो यह है सारी रचना आपको याद रखनी है, सारी कविताएं आपको याद करनी है और इनका कालखंड भी आपको याद करना है दोस्तों। चलिए एक बार और अध्ययन कर लेते हैं। तो 1919 में वीणा की रचना हुई, 1920 में ग्रंथि की रचना हुई, 1926 में पल्लव की रचना हुई, 1932 में गुंजन की रचना हुई, 1937 में युगांत की रचना हुई, 1938 में युगवाणी की रचना हुई, 1940 में ग्राम्या की रचना हुई दोस्तों। फिर 1947 में स्वर्ण किरण की रचना हुई और 1947 में ही स्वर्णधूलि की रचना हुई। फिर 1949 में उत्तरा की रचना हुई और 1949 में ही युगपथ की रचना हुई। फिर 1958 में चिदम्बरा की रचना हुई और
1959 में कला और बूढ़ा चांद की रचना हुई दोस्तों। फिर लोकायतन की रचना 1964 में हुई और गीत हंस की रचना 1969 में हुई दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। अब इनकी कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनकी जो कहानी है दोस्तों, 5 कहानियाँ 1938 में प्रकाशित हुई। ठीक है, ये जो 5 कहानियाँ हैं यह 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह हम देखेंगे कि यह जो 5 कहानी है इसके विषय पर अगली वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह अभी फ़िलहाल में आपको यह याद रखना है कि 5 कहानी 1938 में प्रकाशित हुई दोस्तों। ठीक है, फिर इनका जो आत्मकथात्मक स्मरण है, आत्मकथात्मक स्मरण जो है वह 60 वर्ष एक रेखांकन 1963, यानी 60 वर्ष एक रेखांकन 1963। यह भी आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है क्या कि आत्मकथात्मक स्मरण कौन सा है, तो 60 वर्ष एक रेखांकन 1963 में यह प्रकाशित हुआ। यह भी आपको याद रखना है। फिर इनका जो उपन्यास है दोस्तों, वह उपन्यास है इनका जिसका नाम है हार, और जो 1960 में प्रकाशित हुआ। यह भी आपको याद रखना है। यह उपन्यास एक ही है इनका जिसका नाम हार है और यह 1960 में प्रकाशित हुआ दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। तो नीचे जो पंक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चिदंबरा का प्रकाशन 1958 में हुआ। चिदंबरा का जो प्रकाशन था वह 1958 में हुआ। वहीं युगवाणी 1937 या 38 में प्रकाशित हुई। इसका कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं हुआ, विद्वानों में मतभेद है। तो इसके हमें 2 कालखंड ही मिले युगवाणी के, एक 1937 और 1938। तो जोन सा भी ऑप्शन में होगा दोस्तों आप वो ही टिक कर देना। चलिए आगे। तो युगवाणी 1937 से 38 से अंतिमा 1948 तक कवि की 10 कृतियों से चुनी हुई। इसमें 196 कविताएं संकलित हैं। एक लंबी आत्मकथात्मक कविता आत्मिका भी इसमें शामिल है जो वाणी 1957 से ली गई है। चिदंबरा पंथ की काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायक है। यह भी आपको याद रखना है क्या कि चिदंबरा का प्रकाशन 1958 में हुआ। वहीं युगवाणी 1937 से 38 से अंतिमा 1948 तक कवि की 10 कृतियों से चुनी हुई, जिसमें 196 कविताएं संकलित हैं दोस्तों। और एक लंबी आत्मकथात्मक कविता है आत्मिका भी इसमें शामिल है जो वाणी 1957 से ली गई है। चिदंबरा पंथ की काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायिका है। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं और अगले बिंदु में देखते हैं कि हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है, समय हमारे पास बहुत है और बिंदु भी हमारे सामने आ चुका है। तो सभी प्रेम से बने रहें और अपनी जानकारी को ग्रहण करें दोस्तों। तो इनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालेंगे। तो कवि पंत का भाषा पर असाधारण अधिकार है। भाव और विषय के अनुकूल मार्मिक शब्दावली उनकी लेखनी से सहज प्रभावित होती है। यद्यपि पंत की भाषा का एक विशिष्ट स्तर है, फिर भी वह विषयानुसार परिवर्तित होती है। पंत जी के काव्य में एकाधिक अलंकारिक तथा दृश्य विधायनी शैली का प्रयोग हुआ है। विचार प्रधान तथा दार्शनिक विषयों की शैली विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक भी हो गई है। इस पर भी एक बार और चर्चा करेंगे क्या कि पंत जी का भाषा पर असाधारण अधिकार है। भाव और विषय के अनुकूल मार्मिक शब्दावली उनकी लेखनी से सहज प्रभावित होती है। यद्यपि पंत जी की भाषा का एक विशिष्ट स्तर है, फिर भी वह विषयानुसार परिवर्तित होती है। पंत जी के काव्य में एकाधिक अलंकारिक तथा दृश्य विधायनी शैली का प्रयोग हुआ है। विचार प्रधान तथा दार्शनिक विषयों की शैली विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक भी हो गई है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। ये जो विश्लेषणात्मक शब्द है यह मुझसे थोड़ा जल्दी नहीं बोला जाता दोस्तों, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जो आपको खेद हुआ है, जो असुविधा मेरे कारण आपको हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है दोस्तों। तो यह इनकी भाषा शैली से ही संबंधित है, तो इसमें भी देखेंगे। तो प्राकृतिक चित्रण में भावात्मक, अलंकारिक तथा दृश्य विधायनी शैली का प्रयोग हुआ है, जो अभी पीछे हमने पढ़ा है।
चलिए आगे चलेंगे। तो विचार प्रधान तथा दार्शनिक विषयों की शैली विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक भी हो गई है। इसके अतिरिक्त प्रतीक शैली का भी प्रयोग हुआ है दोस्तों। इनकी रचनाओं में प्रतीक शैली का भी प्रयोग हुआ है। संजीव बिंब विधान तथा ध्वन्यात्मकता भी आपकी रचना शैली की विशेषता है। यानी इनकी जो रचनाओं की विशेषता है वह प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ। संजीव संजीव बिंब संजीव बिंब विधान तथा ध्वन्यात्मकता भी आपकी रचनाओं की शैली की विशेषता रही है दोस्तों। तो यह हमने इनके भाषा शैली के विषय में जाना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अब हम इनकी कृतियों, जो इनकी कृतियाँ हैं, रचनाएँ हैं, उनके बारे में भी विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो पंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। अपने विस्तृत साहित्यिक जीवन में उन्होंने विविध विधाओं में साहित्य रचना की। उनकी प्रमुख कृतियों का विवरण इस प्रकार है। तो किस प्रकार है वो अगले बिंदु में देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो इनकी जो रचना है लोकायतन, जो एक महाकाव्य है। तो पंत जी का लोकायतन महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है। ये लोकायतन जो महाकाव्य है यह लोक जीवन का महाकाव्य है। यह महाकाव्य सन 1964 में प्रकाशित हुआ। इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इस रचना में कवि ने ग्राम्य जीवन और जन भावना को छंदोबद्ध किया है दोस्तों। तो जो इनकी लोकायतन महाकाव्य रचना है उसमें इन्होंने लोक जीवन का महाकाव्य, इसको कहा गया है लोक जीवन का महाकाव्य। किसको कहा गया है? तो लोकायतन महाकाव्य को कहा गया है। यह महाकाव्य सन 1964 में प्रकाशित हुआ। इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इस रचना में कवि ने ग्राम्य और जीवन और जनजीवन इस रचना में कवि ने ग्राम्य जीवन और जन भावना को छंदोबद्ध किया है दोस्तों। यह भी सारी बातें आपको याद करने वाली हैं, तो आप मन लगाकर इनको याद करो दोस्तों, और अपना साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो, क्योंकि आज आप देख रहे हो वीडियो, कल आप भूल जाओगे। अगर आपके पास सब कुछ लिखा हुआ होगा तो आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। तो इसलिए अपने नोट्स बनाते रहें और साथ साथ भी वीडियो के द्वारा अध्ययन करते रहें दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन सी रचना आती है। तो फिर इनकी जो रचना है वीणा, इस रचना में पंत जी के प्रारंभिक प्राकृतिक के अलौकिक सौंदर्य से पूर्ण गीत संग्रहित है। यानी इनकी जो वीणा रचना है उसमें उसके जो प्रारंभिक प्राकृतिक के अलौकिक सौंदर्य से पूर्ण गीत संग्रहित है। यानी वीणा जो रचना है उसके प्रारंभ में इन्होंने प्राकृतिक के अलौकिक सौंदर्य के गीतों से उसकी जो रचना है वो की है दोस्तों। फिर है पल्लव। इस संग्रह में पल्लव रचना को देखेंगे तो इस संग्रह में प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य के व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी जो रचना है दोस्तों पल्लव, इस पल्लव रचना में प्रेम, प्राकृतिक और सौंदर्य के व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। यह भी आपको याद रखना है। फिर है इनकी रचना ग्रंथि। इस काव्य संग्रह में वियोग का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। प्राकृतिक यहाँ भी कवि की सहचरी रही है। यह भी आपको याद रखना है क्या कि ग्रंथि इस काव्य संग्रह में वियोग का स्वर प्रमुख रूप से द्वारा अध्ययन करेंगे। तो ग्रंथि जो रचना है इसके बारे में देखेंगे। तो इस काव्य संग्रह में वियोग का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। प्राकृतिक यहाँ भी कवि की सहचरी रही है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगली रचना के बारे में चर्चा करते हैं, और अगली रचना भी हमारे सामने आ चुकी है। तो अगली रचना है गुंजन। तो इसमें प्राकृतिक प्रेम और सौंदर्य से संबंधित गंभीर एवं प्रौढ़ रचनाएं संकलित की गई हैं। जो गुंजन रचना है इसमें प्राकृतिक प्रेम और सौंदर्य से संबंधित गंभीर एवं प्रौढ़ रचनाएं संकलित की गई हैं। यह भी आपको याद रखना है। अन्य कृतियाँ स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा तथा अतिमा आदि में पंत जी महर्षि अरविंद के नवचेतनावाद से प्रभावित है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या में कवि समाजवाद और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुआ है। इन रचनाओं में कवि ने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है क्या कि युगांत, युगवाणी में, ग्राम्या में, ये जो युगांत,
युगवाणी और ग्राम्य रचना है उसमें कवि समाजवाद और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुआ है। इन रचनाओं में कवि ने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगली रचना की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इनके साहित्य परिचय पर चर्चा करेंगे। तो साहित्य परिचय भी जानना हमको ज़रूरी है दोस्तों। समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप यह सोच रहे हो कि वीडियो इतना लंबा हो गया है, मगर आप जानकारी तो देखो ना, कितनी जानकारी आपको मैंने अपने द्वारा और आपके द्वारा हमने आपस में कितनी जानकारियों का आदान प्रदान किया, यह भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो समय तो दोस्तों काफ़ी हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, किंतु हमको जानकारी भी उसी हिसाब से मिल रही है। तो आप संकोच ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको सुमित्रानंदन पंत के हर एक बिंदु पर विस्तृत से अध्ययन करवाया जा रहा है और यहाँ से कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है दोस्तों। तो चलिए इनके साहित्य परिचय पर चर्चा कर लेते हैं। तो पंत जी का बाल्यकाल कौसानी के सुरमया वातावरण में व्यतीत हुआ। इस कारण प्राकृतिक ही उनकी जीवन सहचरी के रूप में रही और काव्य साधना भी प्राकृतिक के बीच रहकर ही की। अंततः प्राकृतिक वर्णन, सौंदर्य प्रेम और सुकुमार कल्पनाएं उनके काव्य में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। प्राकृतिक वर्णन की दृष्टि से पंत जी हिंदी के वंग सर्वर्थ माने जाते हैं। छायावादी युग के ख्याति प्राप्त कवि सुमित्रानंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे दोस्तों। देखिए 7 वर्ष की जो उम्र है वो कितनी होती है दोस्तों, और आप यहाँ सोच सकते हो कि 7 वर्ष की अल्पायु में ही वो रचनाएं, कविताएं लिखने लगे थे, तो उनको कितना प्रेम था साहित्य से। तो इन महान कवियों के जीवन परिचय से हमको पता चलता है, हमको सीख मिलती है दोस्तों कि वो कितने महान थे और हम भी उनके जैसे महान बन सकते हैं दोस्तों। तो प्रयास करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं और इनके विषय में और अधिक से जानते हैं। तो उनकी प्रथम रचना 1916 ईस्वी में सामने आई। यह भी आपको याद रखना है क्या कि जो उनकी प्रथम रचना थी वह 1916 ईस्वी में सामने आई। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, 1916 में पहली रचना इनकी सामने आई। गिरिजा का घंटा नामक इस रचना के पश्चात वे निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। पंत जी के साहित्य पर कवींद्र, रविंद्र, स्वामी विवेकानंद का और अरविंद दर्शन का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसलिए उनकी बाद की रचनाओं में अध्यात्मवाद और मानवतावाद के दर्शन होते हैं। उनकी कल्पना ऊंची, भावना कोमल और अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण है। अंत में पंत जी प्रगतिवादी काव्य धारा की ओर उन्मुख होकर दलितों और शोषितों की लोक क्रांति के अग्रदूत बने हैं दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए एक बार और अध्ययन कर लेते हैं इसका कि उनकी प्रथम रचना 1916 में सामने आई। गिरजा का घंटा नामक इस रचना के पश्चात वे निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। पंत जी के साहित्य पर कवींद्र, रविंद्र, स्वामी विवेकानंद का और अरविंद दर्शन का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसलिए उनकी बाद की रचनाओं में अध्यात्मवाद और मानवतावाद के दर्शन होते हैं। उनकी कल्पना ऊंची, भावना कोमल और अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण है। अंत में पंत जी प्रगतिवादी काव्य धारा की ओर उन्मुख होकर दलितों और शोषितों की लोक क्रांति के अग्रदूत बने हैं दोस्तों। यह सारी बातें आपको याद रखनी है, बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारे पूरे जीवन में काम आती हैं दोस्तों। चलिए आगे अगले विषय पर चर्चा करते हैं। और अगला विषय, पंत जी ने साम्यवाद के समान ही गांधीवाद का भी स्पष्ट रूप से समर्थन करते हुए लिखा है। यानी मैंने पीछे आपसे चर्चा की थी क्या कि सुमित्रानंदन पंत ने गांधी जी के विचारधाराओं से इतना प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों। तो यहाँ पंत जी ने साम्यवाद के समान ही गांधीवाद का भी स्पष्ट रूप से समर्थन करते हुए लिखा है कि मनुष्य तत्व का तत्व सिखाता निश्चित हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद। तो यह आपको याद रखना है। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ गांधी जी के विचारों को व्यक्त करती हैं। तो पंक्तियाँ किस प्रकार हैं?
तो मनुष्य तत्व का तत्व सिखाता, निश्चित हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद। तो यह पंक्ति भी आपको याद रखनी है, बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोस्तों, तो आपको यह याद रखनी है। चलिए अगली विषय पर चर्चा करते हैं, अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि साहित्य में इनका स्थान जो रहा है वो किस श्रेणी का रहा है, या इनका साहित्य में स्थान क्या रहा है, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो कविवर पंत जी ने अपनी लेखनी से छायावाद ही नहीं, प्रयुक्त हिंदी साहित्य जगत को जो अविस्मरणीय रचनाएं और शैली प्रदान की हैं, वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पंत जी निर्विवाद रूप से एक सजग प्रतिभाशाली कलाकार थे। उनकी काव्य साधना सतत विकासोन्मुखी रही है। ये अपने काव्य के ब्रहा और आंतरिक दोनों पक्षों को संवारने में सदैव सचेत रहे हैं। यह देखना है आपको कि ये अपने काव्य के ब्रहा और आंतरिक दोनों पक्षों को संवारने में सदैव सचेत रहे हैं। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में उन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई है। यानी छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में इनको जाना जाता है, इनको ख्याति प्राप्त हुई है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। और चलिए दोस्तों, तो उन्हें प्राकृतिक चित्रण एवं महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित रचनाओं का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पंत के काव्य का विवेचन करते हुए लिखा है कि पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी भी हैं। वह सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने और संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी हैं। यह आपको याद रखना है दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है क्या कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंत के काव्य का विवेचन करते हुए लिखा है कि पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी भी हैं। वह सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने और संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी हैं दोस्तों। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो बिंदु हमारे सामने आ चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंततः महाकवि रामधारी सिंह दिनकर के साथ हम भी कहना चाहते हैं कि मानवता के प्रणाम के अधिकारी वे होते हैं जिन्होंने साधना की बड़ी से बड़ी कीमतें चुकाने में आनाकानी नहीं की हो। पंत ने अपनी गृहस्थी नहीं वसाई, माखनलाल और निराला की गृहस्थी भगवान ने छीन ली, और महादेवी ने अपनी गृहस्थी का कृष्णार्पण कर दिया, और ये चारों कवि इस युग वाले अध्याय में महान ज्योति पिंडों की भांति चमकते रहेंगे। तो इस का जो भाव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चा करने योग्य है। तो एक बार और चर्चा करते हैं इस पर। तो महाकवि रामधारी सिंह दिनकर के साथ हम भी कहना चाहते हैं कि मानवता के प्राण के अधिकारी वे होते हैं जिन्होंने साधना की बड़ी से बड़ी कीमतें चुकाने में आनाकानी नहीं की हो। पंत ने अपनी गृहस्थी नहीं बसाई, माखनलाल और निराला की गृहस्थी भगवान ने छीन ली, और महादेवी ने अपनी गृहस्थी का कृष्णार्पण कर दिया, और ये चारों कवि इस युग वाले अध्यात्म में महान ज्योति पिंडों की भांति चमकते रहेंगे। तो इस विषय से हमको क्या सीखने को मिला कि ये जो चारों कवि हैं कौन कौन से, माखनलाल और निराला और महादेवी वर्मा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो रुचि थी, अपना जो एक मकसद था, उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया दोस्तों। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं क्यों कहा जाता है। तो कवि ने स्वयं लिखा है कि मेरी प्रारंभिक रचनाएं प्राकृतिक की ही लीला, यानी मेरी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वह इस प्राकृतिक की ही देन है, भूमि में लिखी गई हैं। श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। उन्होंने प्राकृतिक एवं मानवीय भावों के चित्रण में विकृत तथा कठोर भावों को स्थान नहीं दिया है।
इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्ति करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत जी को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है क्या कि कवि ने स्वयं लिखा है कि मेरी प्रारंभिक रचनाएं प्राकृतिक की ही लीला हैं, भूमि में लिखी गई हैं। श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। उन्होंने प्राकृतिक एवं मानवीय भावों के चित्रण में विकृत एवं कठोर भावों को स्थान नहीं दिया है। सॉरी दोस्तों, उन्होंने चित्रण में विकृत एवं तथा कठोर भावों को स्थान नहीं दिया है। इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्ति करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत जी को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों, यह बिंदु भी हमारा पूर्ण हुआ। अब हम आगे के विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, यह हमारा अंतिम बिंदु है। इसमें हम सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे। तो पंत जी की आजीवन सृजन कर्म में निरत निलीन रहे। सरस्वती के इस पुजारी ने इलाहाबाद की भूमि पर 77 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को अपने मधुरिम गान को भू पर छोड़कर स्वर्णिम पखेरु उड़ गए। इसका भाव आप समझते हो क्या कि पंत जी आजीवन सृजन कर्म में निरत निलीन रहे और सरस्वती के इस पुजारी ने इलाहाबाद की भूमि पर 77 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को अपना शरीर त्याग दिया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह हमारा अंतिम बिंदु था और इसमें हमने संपूर्ण सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय पर, उनकी रचनाओं पर, उनके साहित्य पुरस्कार पर, उनके साहित्य में जो योगदान है उन सभी पर चर्चा की। तो मैं आशा करता हूँ कि सुमित्रानंदन पंत जी के विषय से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, तो इसलिए हमने एक ही वीडियो में इनके संपूर्ण जीवन का सार आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वह भी आपको दोस्तों बहुत पसंद आई होगी। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वह वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले अध्याय में एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे और धन्यवाद करेंगे आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।